Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Trump helping to end this the war between Russia and Ukraine. तो यहाँ पे एक नॉर्वेजियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प मस्ट नॉट गिव कंसेशंस टू रशिया ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन के बिहाफ पे अगर हम रशिया को कंसेशन देंगे तो अकॉर्डिंग टू रशियन नॉर्वेजियन मिनिस्टर ये एक थोड़ा इट विल बी कंक्लूडेड एज अ लॉस फॉर यूक्रेन और जो विन हो ये रशिया का जो एक मेजर विक्ट्री के रूप में दिखने को लगेगा. तो ये क्या न्यूज़ है उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे. सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट सेज जजेस ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू र्यूमर्स. तो अभी आपने ज़रूर एक न्यूज़ सुना होगा कि हमारे एक ऑनरेबल जज है, उनके घर से काफ़ी पाइल ऑफ कैश जो है वो पाया गया है एंड ही इज़ द सीनियर मोस्ट जज इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड उनको अब जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उनका होम जो कह सकते हैं आपका उनका होम जो आपका वी कैन से लाइक कि वो उनका होम कार्डर टाइप है, तो वहाँ पर वो उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. हम इसमें ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में हम समझेंगे. आर्टिकल 222 जिसको हम कहते हैं वो डिस्कस करता है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड लास्ट इज रिगार्डिंग genetically modified crops. There is a progress in genetically modified crop says official. ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ आज के इम्पॉर्टेंट है. द फर्स्ट न्यूज़ इज ट्रम्प मस्ट नॉट गिव कंसेशंस टू रशिया ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन. ऐसा नॉर्वेजियन मिनिस्टर एस्पेन बार्थ एड जो है वो ये कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है कि नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर एस्पेन बार्थ एड क्रिटिसाइज्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर सजेस्टिंग कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन बिफोर नेगोशिएशन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है रशिया को यूक्रेन के बिहाफ से बहुत सारे कंसेशंस जो है ये दे दिया है और जिसके कारण ये जो है ये थोड़ा एक गलत मूव जो है वो हो सकता है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूएस प्लस EU वेर हेल्पिंग योर एंटायर यूक्रेनियन रीजन. ठीक है, उनको $350 मिलियन का जो है सप्लाईज जो है वो दिया गया है. इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. ओके, सो ये इतना हेल्प जो है ये रशिया के अगेंस्ट किया गया. बट नाउ व्हेन दे आर गिविंग कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन, ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला इशू है एंड ये उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. एड बिलीव्स ट्रम्प एक्शन में हार्म यूक्रेन्स पोजीशन इन दी नेगोशिएशन प्रोसेस. इसमें क्या हो सकता है, यूक्रेन जो है एक तरफा हार जो है वो उसको देखने को मिल सकता है. बिकॉज यूक्रेन इज रियली डिपेंडेंट अपॉन यूएस और यूएस अगर इस तरीके से करेगा तो ये डायरेक्टली उनको हार्म जो है ये पहुंचाएगा. ये जो मूव है ये हार्म पहुंचा सकता है. ट्रम्प सजेस्टेड दैट यूक्रेन शुड गिव अप क्रीमिया एंड फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग नेटो. ट्रम्प ने क्या किया है, ट्रम्प ने बोला है कि दे शुड गिव अप ऑन क्रीमिया. क्रीमियन जो प्लेटू है ये बेसिकली पोर्शन था जहाँ पर बहुत सारे रशियन स्पीकिंग पीपल जो है वहाँ पर रहते थे एंड दे वांटेड टू गो विथ रशिया. बट यूक्रेन की वो जो ज़मीन है वो यूक्रेन का पोर्शन जो है यूक्रेन का टेरिटरी था. इसीलिए 2014 में एनेक्सेशन कर लिया रशिया ने यूक्रेन में. क्रीमिया का जो है एनेक्सेशन कर लिया था 2014 में और तभी उनको G8 से जो ग्रुपिंग है रशिया को G8 के ग्रुपिंग से भी निकाल दिया गया था आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमियन प्लेटू. ठीक है, तो आईड वांट दैट सच कंसेशन कुड अंडरमाइन यूक्रेन स्टैंड्स एज दे वेर मेड विदाउट यूक्रेन्स एग्रीमेंट. ये जो कंसेशन जो दिया जा रहा है ये क्या है, ये यूक्रेन का पोजीशन जो है और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा. ठीक है, इस टाइप का कंसेशन अगर हम दे देते हैं कि आप क्रीमिया को भी वापस कर दीजिए, आप हम वार को भी ख़त्म कर दीजिए, तो ये एक लूजिंग पोजीशन रहेगा फॉर यूक्रेन. एड एम्फसाइज दैट रशियाज इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग एंड इट इज़ फेसिंग मिलिट्री लॉसेज ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर विद यूक्रेन. ऑब्वियसली रशिया को जो है लॉसेज जो हमें देखने को मिल रहा है. रशियन जो एंड है वो काफ़ी ज़्यादा उनको भी काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है. Trump's concession are seen as potentially giving Russia an advantage during the period of vulnerability. वो चाहते कि और ज़्यादा vulnerable करे ताकि रशिया खुद ही गिव अप कर दे, लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं किनका, जो रशिया का सीधा हेल्प कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. ठीक है,
8 stated that if ceasefire that any ceasefire must be agreed upon by both Ukraine and Russia, emphasizing that it should be owned by both parties, not imposing by third countries. Very interesting and important. दोनों sovereign अगर देश है तो दोनों देश को खुद से एक डिसीजन लेना होगा एंड नॉट बाय एनी थर्ड कंट्री आके बोले कि ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों पार्टीज को साथ में बैठना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिप्लोमेसी के थ्रू ही ऐसे इसके एक सॉलिड पॉइंट पे जो है हम पहुंच सकते हैं. इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर एट द रेजिना डायलॉग कॉन्फ्रेंस सजेस्टेड दैट डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन शुड टेक प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड कंट्रीज लाइक ऑब्वियसली इन दिस केस यूएसए. यूएस के बिना इन दोनों पार्टीज को साथ में बैठना चाहिए और बातें जो है वो करना चाहिए. यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर राउंड ऑफ टॉक्स इन रियाद विथ US's role in negotiations on a Russia-Ukraine ceasefire being major topic of discussion. पिछले बार भी रियाद में सऊदी में जो है डिस्कशन हुआ था जहाँ पर US और रशिया ने डिस्कस किया था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन. और व्लादिमीर पुतिन जो है वो ओवल हाउस गए थे एंड यू मस्ट, वो याद होगा आप लोगों को, यू मस्ट रिमेंबर दोज इंसिडेंट जब उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ा था बाई US प्रेसिडेंट, राइट. तो वो उससे पहले वो रशिया के जो आपके डिप्लोमेट्स थे, रशियन डिप्लोमेट्स से वो जाके मिले थे. रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी जो है यूएस के पार्टीज जो है वो जाके मिले थे इन रियाद. तो ऑफिशियल्स दोनों तरफ के, रशिया के और यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो दोनों कहाँ मिले थे? रियाद में मिले थे ताकि रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म कर सके. एट बिलीव्स ट्रम्प्स अप्रोच कुड प्रोवाइड अ बूस्ट टू रशियाज पोजीशन इन द कॉन्फ्लिक्ट. ऑब्वियसली रशिया का पोजीशन जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है इस पूरे युद्ध में. एक तरफा वार हो गया है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू हेल्प यूक्रेन एनी मोर. यूएस इज़ नॉट रेडी टू हेल्प यूक्रेन एनी मोर, जैसा जो बाइडन ने हेल्प किया है. यूएस इज़ नॉट रेडी राइट नाउ. दे डोंट वांट टू गिव. उन्होंने मिलिट्री एड देना बंद कर दिया है. इनफैक्ट जो यूएस जो मिलिट्री एड ग्रांट भी देता वो भी बंद कर दिया उन्होंने. सो इस टाइप के जो भी इश्यूज़ है उसको अब उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग अपने आप में डिसाइड करिए. और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि यूक्रेन शुड गिव अप द वॉर राइट नाउ. इट्स वरना वो ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन को जो है स्टिक ही नहीं कर पाता. ये 3 साल तो क्या 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाता यूक्रेन विदाउट हेल्प ऑफ यूएस. तो उनको ये गिव अप कर देना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है. चलिए दूसरा न्यूज़ की तरफ चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट सेज जजेस ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू रूमर्स. जस्टिस यशवंत वर्मा जो है ये इनका जन्म जो है ये इलाहाबाद में हुआ था और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में. फिर वो परमानेंट जो है परमानेंट उनको जजशिप जो है मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में. फिर उनको फिर ट्रांसफ़र होकर इनको अपॉइंट किया एज दी जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट के ये जज जो है ये बन गए थे, ठीक है. तो अब उनको वापस से ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू हिज ऑफिस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट. इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको वापस जो है ये भेजा जा रहा है. तो ये इनका ट्रांसफ़र जो है ये इस जब ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम बनाया, उनको ट्रांसफ़र करने की बात की. अब ट्रांसफ़र करते वक्त क्या है, इनके घर पे एक रेड पड़ा और रेड पड़ने पे बहुत सारा कैश जो है ये देखने को मिला, ठीक है. बहुत पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ कैश जो है ये देखने को मिला. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने इनको ट्रांसफ़र ये जो पूरा कॉन्ट्रोवर्सी जो अनफोल्ड हुआ है उससे पहले हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखते हुए क्या बोला कि जो जजेस का ट्रांसफ़र होता है वो रूमर्स से रिलेटेड नहीं होता है. इन्होंने क्या किया कि हमने कॉलेजियम को पहले ही बोल दिया कि हम जस्टिस यशवंत वर्मा को हम भेज रहे हैं. तो ये जो रूमर्स आया उससे पहले ही उन्होंने बना लिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो ट्रांसफ़र कराते हैं वो किसी रूमर्स के बेसिस पे नहीं होता है. जब ट्रांसफ़र होना होता है तभी हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है. ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे दैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स आर बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट एट रेसिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा कंपेलिंग द एपेक्स कोर्ट कॉलेजियम टू ट्रांसफर हिम आउट. जो भी इनके घर में हुआ, जो उनका रेसिडेंस था उस पर उनको मैंने बताया आपको बहुत सारा कैश मिला. तो ये एक प्रेशर बना कॉलेजियम पे कि उनको ट्रांसफ़र हमें आप कर देना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा रूमर्स हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या बेसलेस रूमर पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है. एक कॉलेजियम ने पहले ही ये मतलब डिसीजन जो है ये ले लिया था. द स्टेटमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट केम आफ्टर द रिपोर्ट बाय टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलोड बाय सोर्स बेस्ड ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स दैट अ ह्यूज पाइल ऑफ कैश वाज रिकवर्ड
when are broke out in the residential bungalow of the judge। तो जब रेसिडेंशियल बंगलो जो है उस पे जब मतलब वहाँ से बहुत बड़ा पाइल ऑफ कैश जो है ये इन्होंने रिट्रीव किया था उस समय। तो ऐसे हुआ कि कोलिजियम ने पहले उनको ट्रांसफ़र कर दिया उनके घर से, उसके बाद कैश निकला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमने कोई भी रूमर्स के बेसिस पे उनको ट्रांसफ़र नहीं किया। आर्टिकल 222 अगर हम देखें ये क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज, बिकॉज दिल्ली इज़ अ हाई कोर्ट, इलाहाबाद इज़ अ हाई कोर्ट, राइट। तो ये जो है आर्टिकल 222 डील किससे करता है, आपके ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एज वेल, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका भी आर्टिकल 222 डिस्कस इट डील्स विद दैट। यहाँ देखिए रोल किसका है, प्रेसिडेंट का है। कंफ्यूजन के लिए हमेशा गवर्नर को मेंशन करते हैं, लेकिन द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट एंड अ कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसफर्ड जज। यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करते हैं, कंसल्ट किसको करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं। अब देखिए चाहे कर्नाटका कोर्ट से गुवाहाटी हाई कोर्ट ही आना क्यों ना हो, किसी भी जज को वो कंसल्ट करेंगे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर द जजेस एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 222 पावर किसको देता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। कंसल्ट वो किससे करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, क्लियर। ये आर्टिकल 222 जो है ये पावर देता है। यहाँ पर क्या है, द एग्जीक्यूटिव कुड ट्रांसफर अ जज बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद क्या है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री, एडवोकेट जनरल। ये पांचों मिला के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो ट्रांसफर के, इन दिस केस ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। The Supreme Court in 1977 rejected the idea that High Court judges can only be transferred with their consent, as the transfer powers can be exercised only in public interest। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 1977 में रिजेक्ट ये किया कि हम हाई कोर्ट के जजेस को उनके कंसेंट के द्वारा नहीं, अभी भले सुप्रीम कोर्ट वो जो कोई भी जज है वो उनको उनकी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब वो ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट पे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगेन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट येट इट कंट्रोल्स ऑल दी सबऑर्डिनेट एंड लोअर जुडिशरी, राइट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। Also the president is under obligation to consult the chief justice of India। obligatory है, mandatory है कि president जो है consult करेंगे chief justice of India को। In SP Gupta versus president of India also known as the judges transfer case या फिर first judges case, the Supreme Court ruled that consultation with Chief Justice of India does not mean concurrence, that thus giving primacy to the executive in the matters of appointments and transfers। बहुत इंटरेस्टिंग है। SP गुप्ता या फिर जो ये जो जजेस फर्स्ट जजेस केसेस है हमने बहुत बार डिस्कस किया, ठीक है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस जब हुआ 1981 के समय पे, तो ये जो फर्स्ट जजेस केस जो भी है इसमें क्या है कि जो भी ये जो केस है इसमें क्या बोला गया कि प्राइमेसी, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन लेती है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन लेती है, ये कोई कॉन्करेंस नहीं, मतलब आपको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि पहला जजेस केस में ये हुआ कि मैंडेटरी नहीं है, आप बस पूछ सकते, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडवाइस। एडवाइस भले आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, राइट। लेकिन जब थर्ड जजेस केस हुआ तब इसमें बोला कि कंसल्टेशन डज मीन कॉन्करेंस, उसके बाद ही आप जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जजेस केस में एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी दिया गया था ओवर दी जुडिशरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तीनों जो है हमारे थ्री आपके डिविजन्स है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूटिव को पावर दे देते हैं स्पेशली जुडिशरी के मामले में, तो इट कैन हैम्पर द स्मूथ सेलिंग ऑफ द कंट्री। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का स्मूथ सेलिंग को ये बिल्कुल हैम्पर कर सकता है। इसीलिए जब थर्ड जजेस केस हुआ उसमें बोला कंकरेंस मीन्स
बाइंडिंग जो है आपका, ये बाइंडिंग रहेगा और आपको एडवाइस को मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। ये थर्ड जजेस केस के बाद ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। सो लॉ इज ऑल्सो इवॉल्विंग, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इवॉल्विंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इवॉल्विंग। लेकिन कुछ चीज़ें जो प्राइमरीली सेट है कि आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करेंगे, सब चीज़ें जो मेंटेन करके चलेंगे, इट इज़ मैंडेटरी। क्लियर? Alright, we can move to the last news. The last news is there is progress on GM crops, says official. GM is genetically modified. जब आप एक क्रॉप है उसको आप जेनेटिकली उसका जीन्स को जब आप चेंज कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन का जो डीएनए है उसमें जो है वो चेंज करके और उसको कैसे मतलब उसका जो जीन्स है उसी में चेंज लेकर आकर उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, उसमें ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो उस टाइप के क्रॉप्स को हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स। अभी तक सिर्फ इंडिया में बीटी कॉटन अलाउड है, लेकिन बात जो है वो बीटी हमारा जीएम मस्टर्ड का भी है, बीटी ब्रिंजल का भी बात होता है। लेकिन जो एडिबल फूड है अभी तक हमने उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया है। वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड द बीटी कॉटन का जो हम है कि हमने जो है बीटी कॉटन को ही बस अलाउ किया है, ठीक है, टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्योंकि उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे, उसको तो हम पहनेंगे ही, राइट। तो इसीलिए सिर्फ बीटी कॉटन ही अलाउड है। Ahead of fresh series of hearings in Supreme Court next month over genetically modified crops, the Department of Biotechnology, that is DBT, said that there is a progress in this front, कि कुछ progress जो है हम GM crops को लेकर कर रहे हैं। The matter is sub judice, but GM mustard stories are being taken up again, DBT Secretary Rajesh Gokhale said on biotechnology event in Friday. The DBT, which has for years funded research and development into transgenic and GM food crops, come under the Ministry of Science and Technology. जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और वही बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनका पूरा संभालना है, पूरा रिसर्च से लेकर फंडिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग फाइलिंग वगैरह सब कुछ जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डीबीटी है वो करती है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बीटी कॉटन जो मैंने आपको बताया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये सिर्फ कल्टिवेशन के लिए अलाउड है। Though the Environment Ministry gave conditional go-ahead for commercial cultivation of GM mustard in 2022, it has not taken as it challenged the Supreme Court. It was challenged in the Supreme Court. GM mustard को जो है Environment Ministry जो है उन्होंने go to दे दिया था कि आप उगाइए, कल्टीवेट करिए जीएम मस्टर्ड को, लेकिन अब जो है उसको भी स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि इसके खिलाफ एक चैलेंज आ गया था इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए बहुत सारे चैलेंज हमने रॉ मस्टर्ड्स को हमने कंज्यूम किया है, राइट, जो नेचर में अवेलेबल है उस टाइप का मस्टर्ड को हमने कंज्यूम किया है, लेकिन हमने कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को नहीं खाया है, राइट। We don't know how our bodies is going to react, ठीक है, and different body can react differently. We are not very sure because naturally we know कि अभी आपके घर में अगर सरसों उगा है, आपने उसका तेल निकाला, आपको पता है 100% श्योर है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट यू इन एनी वेज और फॉर्म्स बिकॉज इट वॉज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। बट जीएम क्रॉप्स के केस में इट इज़ वेरी डिफरेंट। इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन दी लेट्स से दी ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन दोज मस्टर्ड, राइट। मस्टर्ड को भी तो कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े आके खाते होंगे, कहीं ना कहीं पॉलिनेशन होता होगा। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो आके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस जो है वो फाइल किया था, ठीक है। हियरिंग फ्रॉम अप्रैल 15 ऑन मार्च 6 अ 3 बेंच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड इट विल बिगिन हियरिंग फ्रॉम अप्रैल 15 पिटिशंस चैलेंजिंग द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज अप्रूवल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड। जो अप्रैल 15 से जो है इसका फिर से जो है शुरू हो जाएगा। जो चैलेंज जो है किया था इन दी सुप्रीम कोर्ट ये जो है कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। ये जो चैलेंज है उसके हियरिंग्स जो है वो चलते रहेंगे। द कोर्ट हैज टोल्ड ऑल पार्टीज टू ले डाउन देयर रिटन सबमिशंस विद इन अ वीक, ठीक है। जो रिटन सबमिशंस है उनको सबमिट करे टू दी सुप्रीम कोर्ट। A 2-judge bench of top court, that is Supreme Court, on July 23rd, 2024 gave a split verdict on validity of center's decision granting conditional approval। मतलब दोनों जो है, एक ने yes बोला कि it is परफेक्टली फाइन, दूसरे ने मना कर दिया कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए अभी। तो एक स्प्लिट डिसीजन जो है हमें देखने को मिला है कि सेंटर जो है, लेकिन दोनों का डिसीजन जो है स्प्लिट होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन दिया है सेंटर को कि एक नेशनल पॉलिसी बनाए, नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स बनाए, ताकि एक रेगुलेशन हो
एक डायरेक्शन हो, एक मेंटेनेंस हो, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर ह्यूमन एज वेल. Mr. Gokhale told The Hindu that the Department of Biotechnology had provided technical input to the Union Environment Ministry, which has formulating the policy and was the nodal coordinator. DBT जो है उन्होंने क्या दिया है, एक टेक्निकल इनपुट दिया है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए. सारा जो टेक्निकलिटी है वो उन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को दिया है, और वो ही जो है एक नोडल कोऑर्डिनेटर के रूप में, जो मेन मॉडरेटर या कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है ये काम कर रहे हैं. कौन? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसमें कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी कंसर्न. अभी अच्छा है, ये आपको जानना होगा, ठीक है. जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, JEAC, ये जो है इन्होंने गो दिया है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री है, उनके अंदर जो है एक कमिटी है, इसमें सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है. ये जो पूरा एक्सपर्ट कमेटी है वो ही गो टू देती है. जब GEAC ने आपका अप्रूवल दे दिया, आप समझिए कि अब आप गो टू कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रूटिनी यहीं पे चलता है, ठीक है. तो ये जो इसका कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है, GM मस्टर्ड जो है वो कैसे बनाया गया है, हमने रिसर्च किया है, आईकान ने रिसर्च किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है, ठीक है. तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च किया, पब्लिक फंड यूज़ किया है. तो GM मस्टर्ड डेवलप्ड यूजिंग पब्लिक फंड वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टू बी अप्रूव फॉर फार्मर फील्ड्स बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, दैट इज GEAC ने पहला ऐसा क्रॉप है दैट कैन बी कंज्यूम्ड, वो फार्मर को अलाउ किया है. BT ब्रिंजल का भी एक बार बात हुआ था, पर ये उसको अप्रूवल नहीं मिला, पर GM मस्टर्ड को मिला था, जो एक साइंटिफिक बॉडी है, ठीक है. हाउएवर इट वाज नॉट अप्रूव फॉर कल्टीवेशन फॉलोइंग सेफ्टी ऑब्जेक्शंस बाय एक्टिविस्ट ग्रुप. जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स है उन्होंने इसको मतलब कंसर्निंग बताया, और इसको अलाउ, मतलब उन्होंने खुद से ही पिटीशन फाइल किया था इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. हाउएवर द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फूड क्रॉप्स एज इन द केस ऑफ GM मस्टर्ड इज अ की फोकस ऑन गवर्नमेंट बायो-E3 पॉलिसी. गवर्नमेंट का बायो-E3 पॉलिसी है, उसमें हमारा एक मेन फोकस है GM क्रॉप्स को उगाना और उसको कंज्यूम करना. देखिए GM कॉर्न मील, ये सब हम मंगवाते हैं, जो हमारा चारा है ना हमारे मुर्गियों के लिए, ये हम लोग GM कॉर्न मील जो है, सोय मील, ये सब हम मंगवाते हैं फ्रॉम USA, और ये यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है. तो हमें भी अपना GM क्रॉप को लेकर हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बायो-E3 पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, उन्होंने बहुत पुश किया है कि GM क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन जो है हम उसको इंक्रीज़ करें. दिस इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग न्यू काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाइल अप्लाइंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे एंजाइम्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, ये सबको टेक्निक का यूज़ करके हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे, ठीक है. A report by the Director of Biotechnology Department of Biotechnology at the event on Friday on the current state of India's bioeconomy says that bioagricultural accounts for 8.1%, the smallest share of 165 billion bioeconomy in India. बहुत कम जो है इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, बायो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बस हम उसका मेयरली 8.1% ही जो है यूज़ कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, और ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहती है. वैल्यूड एट 13.5 बिलियन, दिस सेगमेंट इनहांसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक BT कॉटन एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. द रिपोर्ट नोट्स कि माइक्रो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, स्प्रिंकलर मेथड्स वगैरह जो है हम यूज़ करें, कि ये जो प्रिसाइज टेक्नोलॉजी जो प्रिसीजन के साथ काम करती है, जिसमें हमें पानी भी कम यूज़ हो, जो हमारा फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर है, वो भी कम यूज़ हो, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो. इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरा अगर आप मार्केट साइज देखें, इट इज़ 13.5 बिलियन डॉलर्स का जो है ये एक बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन हम सिर्फ उसका 8.1% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं. बहुत छोटा इसका शेयर है, लेकिन हम जितना GM क्रॉप्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑब्वियसली इसका नंबर जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ होगा, एंड होपफुली जो है वो हमारे सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा हो. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको GM क्रॉप के बारे में. वेरी सिंपल, उसका जो DNA है उसमें हम चेंज कर लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड. हमने क्या किया, उसके जेनेटिक्स को हमने मॉडिफाई किया है यूजिंग द इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो हमारे पास है. क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है,
All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.